का मुल्क राज आनंद। ठीक है, अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं, जितना इंपॉर्टेंट है नहीं बस, लेकिन उनके बारे में जान जाएं तो ताकि अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि वो किस प्रकार की स्टोरी लिखते थे। ठीक है, तो लिखा मुल्क राज आनंद वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905। मतलब मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को हुआ था इन पेशावर। पेशावर कहाँ है? अब पाकिस्तान में, उस समय इंडिया में था, अब कहाँ है? पाकिस्तान में। लिखा है नाउ इन खैबर पख्तूनख्वा, सॉरी पख्तूनख्वा बोलते हैं इसको, पख्तूनख्वा उर्दू वर्ड है, पाकिस्तान। लिखा है ना कॉमा पाकिस्तान, तो अब ये पाकिस्तान में है। ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, वो खालसा कॉलेज में पढ़े अमृतसर में जो था। एंड देन मूव टू इंग्लैंड, और वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड। वेयर ही अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जहाँ पर उन्होंने अटेंड किया, यानी कि उन्होंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। एंड देन अर्न अ पीएचडी, फिर उन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री उन्होंने ली फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी, जो मैं अपने सब बता रहा हूँ, मतलब दुनिया का अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटी निकालें आप, फेमस और ओल्ड और ग्रेट, तो आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने पीएचडी डिग्री कहाँ ली? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। ही वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ इंडिया। रिजिडिटी मतलब होता है वो जो चला आ रहा है ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा था, है ना, जो बहुत खराब था, तो उसके खिलाफ थे वो। एंड दिस वॉज द सब्जेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट नॉवेल, और इसीलिए उनका जो पहला नॉवेल उन्होंने लिखा था वो लिखा था इसी पे, अनटचेबल, है ना, जो छुआछूत का प्रॉब्लम होता था, है ना, तो उसमें आप देखते होंगे। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, वो अपने शॉर्ट स्टोरी यानी सप्लीमेंट्री से बोलते हैं, उसके लिए भी फेमस थे। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण, उन्हें पद्म भूषण मिला, कितनी बड़ी बात है, पद्म भूषण उन्हें मिला था। आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर 2004, ये अभी 2004 में जाके मरे, मतलब लगभग 99 साल होने के बाद, एट पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, 98 ईयर के मतलब लगभग थे वो, 99 चल रहा था उनका। अब चलते हैं आगे, ये वाला पढ़ते हैं अबाउट द स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलेगा स्टोरी में क्या है। लिखा था चाइल्ड इन द स्टोरी इज गोइंग टू द फेयर विथ हिज पेरेंट, जो बच्चा है वो अपने पिता के मतलब अपने माता पिता के साथ जा रहा है। गोइंग टू मतलब जा रहा है, फेयर मतलब यहाँ मतलब है मेला, तो वो अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा है? मेले में। He is happy and is excited to see such a large crowd moving toward the fair. ठीक है, वो हैप्पी है, वो खुश है, एंड एक्साइटेड और उत्साहित है, टू सी सच अ लार्ज क्राउड, देखने के लिए, टू सी मतलब होता है देखने के लिए, इतने बड़े क्राउड को देखने के लिए, इतनी बड़ी भीड़ को देखने के लिए वो एक्साइटेड है, वो उत्साहित है। मूविंग टूवर्ड द फेयर, और वो फेयर मतलब मेले की तरफ जा रहा है, खुश होकर। ऑन हिज वे टू द फेयर, मतलब मेले की तरफ जाते हुए। एंड इन द फेयर इटसेल्फ, और मेले में भी, मेले की तरफ जाते हुए और मेले में भी। ही सी शॉप्स ऑफ टॉय, वो देखता है किसके? शॉप्स ऑफ टॉयज मतलब खिलौनों की दुकान देखता है। स्वीट्स मिठाइयों की दुकान देखता है। बैलून, और बैलून मतलब कि गुब्बारों का दुकान देखता है, इटीसी, और कई सारे दुकानों वो देखता है। मेले से जब मेले की तरफ वो जा रहा था तो सड़कों पे ढेर सारी दुकान ऐसे लगी थी, और मेले में भी ऐसी दुकान लगी थी। तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ, आखिरी का जो लिखा है, ही वॉन्ट टू बाई ईच एंड एवरी थिंग, वो चाहता था कि वो सब कुछ खरीद ले। ऐसा हम भी बचपन करते थे, अगर हम भी कहीं जाते हैं तो हम भी क्या करते थे, हमेशा मम्मी पापा से कहते, मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, पापा वो ले लो, भैया ये ले लो, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना, बोलते थे बचपन में। तो वही लिखा है कि वो छोटा था तो वो भी यही कर रहा था, वो भी सब कुछ खरीदना चाह रहा था, ईच एंड एवरीथिंग मतलब सब कुछ। बट हिज पेरेंट डोंट लेट हिम हैव एनी, पर उसके जो माता पिता थे वो कुछ उसे लेने नहीं दे रहे थे। डोंट लेट मतलब होता है किसी को कुछ अनुमति देकर कुछ कहना कि भाई ये कर लो, वो कर लो, जाओ पढ़ लो, जाओ खेल लो, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए यूज करते हैं। बट हिज पेरेंट डोंट लेट हिम हैव एनी, पर उनके माता पिता उसे कुछ नहीं लेने दिए। मे बी बिकॉज ऑफ देयर बीइंग वेरी पुअर,
और शायद इसलिए ऐसा उन्होंने किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। कौन? बच्चे के माता पिता। ठीक, इसीलिए उन्होंने कुछ उसे लेने नहीं दिया। बट वेन ही इज लॉस्ट इन द फेयर, पर वो जो फेयर मेले में गुम हो जाता है, जिस पे ये स्टोरी बनी है, ही नीड्स नथिंग एल्स। एल्स मतलब होता है कुछ और। ठीक है, तो लिखा है ही नीड्स नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं चाहता था बट हिज पेरेंट्स ओनली। ठीक है, तो वो कुछ नहीं चाहता था अपने माता पिता के अलावा। ठीक है, वो सिर्फ अपने माता पिता चाहता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता था। इसका मतलब ये है। लास्ट लाइन लिखा है अ चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी ब्यूटिफुल डिपिक्टेड। जो बच्चे की मानसिकता होती है ना, मानसिकता होती है, वो कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, स्टोरी में ये बताया गया है। ठीक, तो ये है आपका छोटा सा एक तरीके नरेशन की स्टोरी में क्या है लिखा। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस समझना है। लिखा है अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। अब बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ जाता है मेले में। ही इज हैप्पी, वो खुश है, एंड एक्साइटेड, और उत्साहित भी है, एंड वॉन्ट द स्वीट्स एंड टॉय डिस्प्लेड देयर। डिस्प्ले मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो भी उसे दिखाई दे रहा है, खिलौने या क्या कहते हैं स्वीट मतलब मिठाइयाँ, वो सब खरीदना चाह रहा है वो। ठीक है, बट हिज पेरेंट डोंट बाई देम फॉर हिम। फॉर हिम मतलब उसके लिए, पर उसके माता पिता उसे कुछ खरीदते नहीं हैं उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। वाई मतलब क्यों, देन डज ही रिफ्यूज तब वो मना क्यों करता है, वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम जब कोई और उसे ऑफर करता है कि बेटा ये ले लो वो ले लो, तो वो क्यों नहीं लेता है, जबकि वो माता पिता से बार बार कहता है कि मम्मी ये दिला दो, पापा ये दिला दो, पर कोई और जब उसे ऑफर करता है तो वो क्यों नहीं लेता है। तो यही स्टोरी इसमें समझनी है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। तो स्टोरी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, चलिए अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा इजी हो। क्या लिखा है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वह सावन के मौसम मतलब सावन के महीने का त्यौहार था। यहाँ सावन का त्यौहार बोलते हैं, सावन का मेला कहते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन एंड एले एमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। सबका पहले वर्ड समझा दे रहा हूँ। विंट्री शेड मतलब होता है ठंडा छाया, नैरो लेन मतलब होता है सकरी गली, एंड एलिज मतलब एक गलियां होती हैं, एमर्ज्ड मतलब होता है उभरना या दिखना, अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी बहुत सारी चमकीले यानी कि खुशमिजाज और खुश इंसान, क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब भीड़, तो जो लोग भीड़ है वो खुश है, सिंपल। अब देखिए मतलब पूरा समझाते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन, पतली गलियों की जो छाया होती हैं, ठंडी छाया, वहाँ जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि वो लोग वहाँ पर क्या है, ढेर सारी भीड़ जो है वहाँ पर खड़ी है, चमकीले कपड़े या खुश होकर वो लोग खड़े हैं। ठीक, समझ में आ गया, फिर समझा दे रहा हूँ। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एले एमर्ज द गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। ठंडे मतलब सकरे गलियों के ठंडे छायों से, एंड एले एमर्ज वहाँ पर, और जो गलियाँ हैं उस पर क्या है, जो ढेर सारे जो एमर्ज मतलब उभरे हुए हैं लोग दिख रहे हैं। गैली क्लैड ह्यूमैनिटी ढेर सारी भीड़ दिख रही है, खुशनुमा भीड़ या चमकीली भीड़ कह सकते हैं, दिख रही है। अब आगे लिखा है सम वॉक्ड कोई चला, मतलब वो ऐसा दिख रहा है कोई चल रहा है। सम रोड ऑन हॉर्सेस कोई घोड़े पे बैठा हुआ है, सवारी कर रहा है। अदर सैट और कोई जो है वो बैठे हुए हैं। बीइंग कैरीड इन बम्बू जो कैरी हो रहे बम्बू पे यानी कि बांस के जो बल्लियाँ होती हैं उस पर। ठीक है, कई लोग होते हैं ना जो बूढ़े जाते हैं तो उनको उठा के ले जाया जाता है। एंड बुलक कार्ट और बैलगाड़ियाँ उस पर लोग जा रहे हैं। फिर आगे लिखा है वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पापा के पैरों से यानी कि पैर के बीच से वो दौड़ता हुआ बच्चा जाता है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, खुशियों से भरा, ब्रिमिंग ओवर मतलब होता है खुशियों से भरा, अपना जीवन मतलब जीवन जीने वाला और हंसने वाला जो बच्चा दिख रहा था कि जो बहुत खुशनुमा था, बहुत खुशियों से भरा था, वो दौड़कर अपने पापा के पैर से गया। ठीक है, कहाँ गया आगे पढ़ते हैं।
लिखा है, पहले हम देखिए इंग्लिश मीनिंग समझेंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले अगर आप इंग्लिश समझ जाओगे तो आपको हिंदी समझने में ज़्यादा आसानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर हिंदी में हम समझने की कोशिश करेंगे। राजीव प्रकाशन की ये बुक है। लिखा, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट। उसके माता पिता उसे बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ, क्योंकि दौड़ के भाग रहा होता है तो उसको बुलाते हैं। जैसे हम भी दौड़ के भागते हैं मेले में, तो हम छोटे होते हैं तो मम्मी बुलाती है ना, या पापा बुलाते हैं, इधर आओ, इधर आओ, उधर मत जाओ, खो जाओगे, ऐसे। कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसा कि वो पीछे छूट गया था। लैग्ड बिहाइंड मतलब होता है, बिहाइंड मतलब पीछे, और लैग मतलब छूट जाना, कि वो पीछे छूट गया था। फैसिनेटिंग बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। और वो छूट क्यों गया था? क्योंकि वो आकर्षित हो गया था। किससे एक आकर्षित हो गया था? वो खिलौने से आकर्षित हो गया था, जो इन द शॉप, जो कहाँ थे? दुकानों में थे। दैट लाइन द वे, जो लाइन से दुकान जो थे वहाँ पर जो टॉयज थे, खिलौने, तो उससे वो फैसिनेट हो गया था, आकर्षित हो गया था, इसलिए वो दौड़ कर वहाँ उधर भागा था। और फिर उसके माता पिता से बुला रहे थे। समझ में आ गया? दूसरी लाइन लिखा है, ही हरीड टूवर्ड हिज पेरेंट। वो तुरंत, जब मम्मी पापा ने बुलाया तो वो तुरंत अपने मम्मी पापा के पास आ गया। टूवर्ड मतलब की ओर, हरीड मतलब जल्दी से अपने माता पिता की तरफ वो आ गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, जो उसके पैर थे वो उसके आज्ञा को मानने वाले थे। जो भी बोल रहा था कि भाई चलो मम्मी बुला रही हैं या पापा बुला रहे हैं, तो वो जो उसके पैर थे वो उसके आज्ञा मानकर वहां पे चले गए। ठीक है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, उसके पैर तो उसकी बात मान गए, वो मम्मी की तरफ, पापा की तरफ आने लगा, लेकिन जो उसकी आंखें थे स्टिल लिंगरिंग, वो अभी भी चिपकी हुई थी, यानी अभी भी लगी हुई थी ऑन द रिसीडिंग टॉयज। जब जा रहा था, सिंपल, अब गैस करो, अब कोई दुकान है, दुकान से आगे बढ़ते हो तो दुकान आपको पीछे दिखती है ना, दुकान पीछे हो गई, तो वही लिखा है कि ऑन द रिसीडिंग टॉयज, वो जो खिलौने जो पीछे छूट रहे थे, वो उसके आंखें उधर ही ध्यान दे रही थी, और उसके जो पैर थे वो उसकी आज्ञा मानकर अपने मम्मी पापा के पास जा रहे थे। ठीक है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट, देखिए क्या लिखा है, एज ही केम, जैसे ही वो आया, टू वेयर दे हैड स्टॉप, कौन? उसके माता पिता। दे यहाँ यूज हुआ है उनके माता पिता के लिए, उसके माता पिता के लिए, जो उसके माता पिता जहाँ पर रुके थे, टू वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करने के लिए, कि जैसे कोई बच्चा छूट जाता है पीछे तो मम्मी पापा एक जगह खड़े जाते हैं, फिर एक जगह खड़े होकर बुलाते हैं, ये नहीं कि चल रहे हैं, खड़े जाते हैं फिर बुलाते हैं, जब बच्चा आपके पास आ जाता है तब आगे बढ़ते हो ना। तो वही जो कि माता पिता थे, वे लोग जहाँ खड़े थे वहाँ जब वो पहुंचा, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, सप्रेस मतलब दबाना, डिजायर मतलब इच्छा, हार्ट मतलब दिल, तो अपने दिल की जो इच्छा थी उसको वो दबा नहीं पाया। इवन थॉ ही वेल न्यू द ओल्ड, ये जानते हुए, इवन थॉ मतलब होता है ये जानते हुए, ही वेल न्यू, वो जानता था, द ओल्ड मतलब जो उनके माता पिता, उसकी बात हो रही है कि जो उसके माता पिता हैं, जो ओल्ड हैं, जो बूढ़े हैं, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, ठंडी आंखों से, मतलब सामान्य आंखों से, या ठंडी आंखें मतलब होती है सामान्य आंखें, सामान्य आंखों से जो घूरते हैं, है ना, और रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनकी आंखों में ही रिफ्यूजल दिख रहा है, मनाही दिख रहा है कि भाई मना, नहीं नहीं ये खिलौने मत लो। जैसे आप भी कभी भी देखते होगे, आप बोलते हैं मम्मी ये ले लें, तो मम्मी कुछ बोलती नहीं है, पापा कुछ बोलते नहीं, वो आंखों से बोलते हैं। आंखों से कैसे बोलते हैं? आंखों से गुस्सा आ जाएंगे, या थोड़ा आपको आंख दिखाएंगे, नहीं नहीं ये वाला नहीं, दूसरा, ऐसे होता है ना। तो वही लिखा है कि जब वो ऐसा बोलता है, वो जानते हुए कि भाई ये लोग बात नहीं मानेंगे, ये बूढ़े लोग, तो जो माता पिता है उनकी ठंडी आंखों से वो घूर कर, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मली हल्का सा घूर कर वो बता रहे हैं अपनी आंखों से कि वो रिफ्यूजल दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हिंदी का नोट पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद, क्योंकि वो एक ही लाइन में है, मतलब एक ही बार पढ़ेंगे। वसंत का पर्व था, मतलब वसंत का त्यौहार था। तंग गली गलियारों की शीतल छायाओं से नए भड़कीले कपड़े पहने जन समुदाय निकलता दिखाई पड़ा। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बैठे थे, ले जाए जा रहे थे बास पर, मतलब पालकी में और बैलगाड़ियों में। एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच जीवन और हास्य से भरपूर दौड़ा जा रहा था। आ बच्चे आ, उसके माता पिता ने उसे पुकारा, जबकि वह पीछे छूट गया था।
आकर्षित होकर दुकानों के खिलौने से जो कि रास्ते में लाइन से लगी हुई थी। वह अपने माता पिता की ओर लपका। उसके पांव उसकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते खिलौनों पर टिकी थी। जब वो वहां आया जहां वे उसकी प्रतीक्षा में रुक गए थे, तब वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। तब भी जबकि वह उनकी आंखों की पुरानी ठंडी मनाही की घूर को अच्छी तरह से जानता है कि वो लोग मना करेंगे, भाई वो लोग मना कर रहेंगे, तो वो जानता है। चलते हैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले यहां से यहां तक समझने की कोशिश करेंगे, यहां तक, ठीक है। क्या लिखा है? आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, ठीक है। वो उसने प्रार्थना किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए, है ना। दैट मतलब वह, मुझे वह खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके जो पापा थे उसे गुस्से से उसे देखा। रेड आइड मतलब होता है लाल आंखों से, अर्थात गुस्से से देखा। इन हिज फैमिलियर ट्रायंट वे, जो उनका परिचित, फेमिलियर मतलब होता है परिचित, ट्रायंट वे था। जैसे एक गुस्सैल राजा, क्रूर राजा जैसे गुस्साता है किसी भी बात को लेकर, तो जो बच्चा था वो फेमिलियर था। जब कि पापा मेरे ऐसे ही गुस्साते हैं, तो जब बच्चा ऐसे रिक्वेस्ट करता है तो पापा उसको देखकर गुस्साते हैं अपने पुराने क्रूर राजा के अवतार के रूप में। अवतार तो नहीं कह सकते, के रूप में। जैसे क्रूर राजा गुस्साता है वैसे वो गुस्सा रहे थे। तो वो अपने बेटे पे गुस्सा रहे थे कि भाई नहीं नहीं खिलौना नहीं चाहिए, इस तरीके से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मतलब वो जैसे दिन में खुली आत्मा होती है वैसे ही जो उसकी माँ थी वो मेल्टेड थी, मतलब पिघली हुई थी, अर्थात विनम्र थी, ठीक है। वॉज टेंडर, वो आ गया लाइन, वॉज टेंडर, वह विनम्र थी। वो क्या थी? विनम्र थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो अपने बच्चे को फिंगर मतलब उंगली पकड़वाती है, टू होल्ड पकड़ने के लिए, कि भाई बच्चा उंगली पकड़ लो कहीं खो ना जाओ, ठीक है। फिर समझाते हैं, नहीं समझ में आया हम जानते हैं। लिखा हिज मदर, उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मतलब दिन में जो इतना वो था खाली हो गई थी, उस बात से वो पिघल गई थी, अर्थात कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय महिला थी, ठीक है। वॉज टेंडर, वो विनम्र थी। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो अपने बेटे को उंगली देते हुए, अपनी उंगली देते हुए पकड़ने के लिए उंगली देते हुए, सेड मतलब कहा, देते हुए कहा। लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे व्हाट इज बिफोर यू। बिफोर यहाँ मतलब वो सामने। जब कोई एक स्थिर चीज, कोई ऐसी चीज को देखता है जो सामने होती है, वस्तु खासकर, उसके लिए आप बिफोर का यूज कर सकते हो। कब? लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। आगे लिखा है, जो मतलब ये तो माँ बोल रही है, आगे क्या लिखा है? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड मतलब होता है कि किसका फील्ड? सरसों का। सरसों का खेत, पूरा सरसों खेत में जो पीला पीला फूल खिलता है ना, तो वही लिखा है, इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। वो पीले रंग का जो सरसों का फूल था, वो पूरे खेत में क्या था? लगा हुआ था या फैला हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो प्रतीत हो रहा था जैसे कि पिघला हुआ गोल्ड। पीला पीला होता है ना, गोल्ड सोना पीला होता है, तो जब पिघला हुआ गोल्ड होता है कि एकदम पूरा वो क्या होता है, वो चादर तरह होता है, वैसे ही वो जो पीला जो फ्लावर है वो पूरा सरसों के खेत पर बिछा हुआ दिख रहा है, वही लिखा है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो जो फील्ड था वो क्या था? वो फूलों से भरा हुआ था, सरसों के खेत में, सरसों के फूल से भरा हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो पीला था जैसे पिघला हुआ सोना होता है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इवन लैंड मतलब समान जमीन पर, समान जमीन पर वो हर जगह किसकी खेती थी? सरसों की खेती थी, तो हर जगह वो पीला पीला वो दिख रहा था। गेस करो कि आप गांव में हो और गांव में ऐसे खेत में सरसों का पेड़ लगा है, खेत हुआ, मतलब पूरा खेत सरसों का ही है, तो जब पीला पूरा फूल निकलता है कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कोई पीला चादर चढ़ गया हो। तो वही जो राइटर वो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पिघला हुआ सोना
बिछला बिछा हुआ है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, वह स्वेप्ट मतलब लेटा हुआ है, अक्रॉस मतलब चारों ओर, माइल्स एंड माइल्स कई किलोमीटर दूर तक, मीलों मीलों दूर तक। ठीक है, और ना के यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें कि आपके पढ़ाने का तरीका ये सही नहीं है या इसमें कमियां हैं, तो मैं अगली बार उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखा, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। देखिए, ये जो पैराग्राफ है, ये देखिए फ्लावर तक पूरा पूरा एक सेंटेंस है, तो थोड़ा इसको मुश्किल है समझाना, तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा पूरा लाइन समझा दूं। तो यहाँ फिर समझाता हूँ। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग। कुछ समूह, किसके समूह? च्योर, च्योर जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, च्योर के जो कुछ फ्लाइज होते हैं वो बस्टलिंग कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से वो फड़फड़ा रहे थे, मतलब अपने हिसाब से भुनभुना रहे थे वो। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, वे अपने जो चमकीले, गॉडी मतलब चमकीले, पर्पल मतलब होता है पता ही होगा पर्पल, तो अपने पर्पल रंग में, एक तरीके से बोल सकते हैं, रंग के जो उनके पंख हैं उनसे वो फड़फड़ा रहे थे। कौन? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। समूह, किसका समूह? च्योर का समूह क्या कर रहे थे? उस खेत में फड़फड़ा रहे थे अपने पीले पंखों के साथ, चमकीले पीले पंखों के साथ। क्यों फड़फड़ा रहे थे? उसके आगे लिखा है, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस। वो इंटरसेप्ट कर रहे थे कि भाई वो देख रहे थे कि कहाँ से जो ब्लैक बी मतलब काले भौरे, काले भौरे जो अकेली काले भौरे हैं, वो कहाँ से फ्लाइट कर रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। और बटरफ्लाई या तितली, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, मतलब कि जो पूरे सरसों का खेत है उसमें जो फूल है वो देख रहे हैं, वो जो पूरे मतलब पूरे चियोर हैं, पूरे चियोर के ग्रुप है, वो देख रहे हैं, उड़ उड़ कर देख रहे हैं कहाँ पर मधुमक्खी या तितली है जो रस ले रहा है फूलों का, क्योंकि वहां से वो भी रस ले सकें, इसलिए वो पूरा जो ग्रुप है वो उधर उधर घूम रहा है, पूरा खेत में घूम रहा है, फड़फड़ा रहा है। समझ में आ गया? यहाँ तक फिर समझा रहा हूँ कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। कुछ जो मतलब पूरा जो एक समूह था न्यूयॉर्क का, वो क्या कर रहे हैं? बस्टलिंग कर रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं या बोल सकते हैं भुनभुना रहे हैं, आवाज कर रहे हैं अपने चमकीले पर्पल, पर्पल क्या? पर्पल विंग मतलब क्या होता है? पंख पे, है ना, पंख से वो फड़फड़ा रहे हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो मतलब तरीके से वो आशा कर रहे हैं कि कोई ब्लैक बी, कोई काला भौरा दिखेगा कि कहीं पर बैठा हुआ फूलों पर, मतलब कि उस वाले फूल पर रस ज़्यादा है, तो वहाँ वो जाकर रस ले सकते हैं। और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, या वो तितलियों को देखना चाह रहे हैं जहाँ जो खुश मतलब जो फूलों से मधु यानी कि एक तरीके से मीठापन ले रहे हैं। ठीक है ना? द चाइल्ड फॉलोड देम, चाइल्ड जो बच्चा था उन्हें फॉलो किया, किसे? उन च्योर को, जो च्योर जाते हैं, च्योर को हम लोग पकड़ लेते हैं, उनका देखो उनका पंख पकड़ के हम लोग कभी खेलें, कभी उनको रस्सी बांधते हैं, उनके मतलब जो उनकी पूंछ होती है उस पर रस्सी बांध कर उन लोग को हम छोड़ देते हैं, फिर वो उड़ते हैं तो रस्सी उसके साथ उड़ती है। बड़ा पहले हम लोग बचपन में करते थे। ठीक है, तो वही लिखा है कि द चाइल्ड फॉलोड देम, चाइल्ड बच्चा ने उसको फॉलो किया, उसके पीछे गया। इन द एयर, हवे में, विद हिज गेज, मतलब हवे में वो जो सब घूम रहे थे सब ग्रुप में, तो वो ऊपर की तरफ देखते हुए, घूर के देखते हुए, ध्यान से देखते हुए वो उनकी तरफ भागा या उनकी तरफ उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम, तब तक पीछा किया जब तक उनमें से कोई एक, वुड स्टिल इट्स विंग, उनमें से कोई एक अपना जो पंख है वो धीमा करे या रोक दे, स्थिर कर दे, कहीं पे रुक जाए, कहीं पे बैठ जाए, बैठ के जब वो रुक गई, ठीक है ना, तब क्या हुआ? तब तक वो बच्चा जो था उनको फॉलो कर रहा था। एंड रेस्ट, और आराम करें, यानी कि जब ढेर सारे ग्रुप में जब जाते हैं तो कोई ना कोई एक दो तितली या कुछ
जो पंछी होते हैं वो खुद कहीं पे जाके आराम करने लगते हैं, तो वो तब तक पीछा करता रहा जब तक कोई एक ऐसा कोई बैठ नहीं गया, ठीक है, इंतजार आराम करने के लिए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर उसने वो प्रयास कर उसने किया उसको पकड़ने का, ठीक है। वो तब तक पीछे दौड़ता रहा जब तक कोई जो और चोर थे वो बैठे नहीं आराम करने के लिए, और फिर उसको पकड़ने के लिए उसने प्रयास किया, ठीक है। लिखा बट इट गो फ्लटरिंग, फिर जब जैसे उसने उसको प्रयास किया पकड़ने का, क्या हुआ, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, जब वो लगभग किसी एक चोर को उसने पकड़ लिया होगा, ड्रैगन फ्लाई को उसने पकड़ लिया होगा, लगभग पकड़ने ही वाला होगा, हुआ क्या कि वो फड़फड़ाने लगी। क्या लिखा है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, तो वो फड़फड़ाते हुए और एक तरीके से अपने शरीर को हिलाते हुए आसमान की तरफ वो उड़ गई। कौन, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, च्योर जो होते हैं वो उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, जब वो लगभग उसको अपने हाथ में पकड़ने ही वाला था तभी वो फड़फड़ाते हुए उड़ गए। ऐसा कई बार होता है, किसी को पकड़ने जाते हैं तो हमारे हाथ से छू जाते हैं, और जैसे हाथ छूते हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं, और हम लोग डर के मारे पकड़ नहीं पाते और वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, बच्चा पकड़ने जा रहा था, लगभग पकड़ लिया था, लेकिन उससे पहले ही वो फड़फड़ा के उड़ गए, ठीक है। फ्लैपिंग मतलब होता है एक तरीके से कांपते हुए या हिलते हुए, अब फ्लटरिंग मतलब होता है वही जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। फिर लास्ट का जो लाइन लिखा है, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। कॉशनरी मतलब होता है चेतावनी, कॉशन होता है ना, कॉशन लिखा होता है, कभी भी किसी भी दवाई पे कॉशन लिखा होता है, चेतावनी लिखी होती है कि भाई ये सेहत के लिए हानिकारक है, इसको ध्यान से पीजिएगा, ऐसा लिखा होता है ना। खासकर गुटखा जो होते हैं, जितने भी कैंसर रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उस पर लिखा होता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी जब वो पकड़ रहा था उन सब में से किसी एक चियोर को से बोलते हैं चियोर को, तो उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरी आवाज में या चेतावनी भरी पुकार में बुलाया, ठीक है। जैसे हम लोग डांट के मम्मी को बुलाते हैं ना, ये इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे थे, ऐसे होता है ना। तो वैसे यहाँ भी चेतावनी भरी आवाज में उसकी माँ ने उसे बुलाया। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, चलो, कहाँ चले, फुटपाथ पर चले, पगडंडी यानी कि जहाँ पे पैदल लोग चलते हैं, चलो वहाँ चले, वहाँ कहाँ घूम रहे हो, चलो कहाँ चले, पैदल यात्रा करने वाली जगह पे चले, यानी पगडंडी पर चले। समझ में आ गया। थोड़ा कन्फ्यूजन था, एक दो वर्ड आपको जरूर कन्फ्यूज किया होगा, तो अगर आपको कन्फ्यूजन लगा है तो प्लीज़ इसको रिपीट करिए, क्योंकि अब हम हिंदी समझने जा रहे हैं, ठीक। वीडियो को आप रिपीट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है, वह मुझे वह खिलौने चाहिए, उसने निवेदन किया। ये बात है जब वो निवेदन करता है कि भैया मुझे खिलौने चाहिए, फिर पापा गुस्सा करते हैं, वो वाली बात। उसके पिता ने अपने परिचित क्रूर शासक के से ढंग से उसे लाल आंखों से देखा, यानी क्रोध से देखा, जैसे कि एक गुस्सेल राजा देखता है, वैसे वो उन परिचित अपने परिचित अंदाज में उसे गुस्से से देखा। उसकी माता, जो कि दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्वरित थी, वही जो मैंने कहा कि वो जैसे मुक्त आत्मा होती है तो वो एकदम फ्री थी, वे नर्म थी, विनम्र थी, यानी कि ऐसे सिंपल होता है, पापा गुस्सा आते हैं तो मम्मी मनाती हैं, ठीक वैसे ही विनम्र थी। कौन, उसकी माँ। उसने उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, उसकी माँ उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, देख बच्चे तेरे सामने क्या है। अब देखो आगे क्या लिखा है, वह फूलों से भरा सरसों का खेत था। जब वो सामने देखा तो क्या देखता है, फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत, पिघले सोने के जैसा पीला, पीला दिख रहा था, जबकि वह समतल धरातल पर मीलों और मीलों फैला था। तो वो एकदम जैसा लग रहा था कोई पिघला हुआ सोना है, ऐसा लग रहा था। च्यूर, ड्रैगन फ्लाई से बोलते हैं। च्यूर का एक समूह किसी अकेली काली मधुमक्खी की और या फूलों से मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ान को काटने हेतु अपने चमकीले उनाबी मतलब वही पिंग बोलते हैं, पंखों पर शोर करते हुए उड़ रहे थे, यानी फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे सब। वो जो ग्रुप था वो उड़ रहा था, वो समूह उड़ रहा था। किस लिए उड़ रहा था हमने डिस्कस कर लिया है। बच्चे ने अपनी एकटक दृष्टि, यानी कि ध्यान से देखने वाली दृष्टि से हवा में इनका पीछा तब तक किया जब तक कि उनमें से
एक ने अपने पंख स्थिर नहीं कर दिए, जैसा मैंने कहा ना कि वो स्थिर करके बैठ नहीं गया और टिक नहीं गई, यानी कि वो रेस्ट आराम करने नहीं लगा, और उसने इसे पकड़ने की कोशिश की। जब वो बैठ गया, कोई ना कोई एक बैठा होगा तो वो उसको पकड़ने की उसने कोशिश की, लेकिन यह जब उसने उसे अपने हाथों से बस पकड़ने ही लिया था, मतलब बस पकड़ ही लिया था कि वह मतलब कि उसका पंख हिलाते हुए फड़फड़ाते हुए हवा में चली गई। वो जो ड्रैगन फ्लाई थी, एक कोई ड्रैगन फ्लाई थी, वो फड़फड़ाते हुए उड़ के चली गई। तब उसकी माता ने उसे चेतावनी भरी पुकार दी, आ बच्चे आ, पगडंडी पर चले, मतलब जहाँ पैदल लोग चलते हैं वहाँ पर चले। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ही रैन टूवर्ड से लेकर। आपको अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें या आप सलाह पूछें, कुछ भी पूछ सकते हो आप। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें और ग्रामर की वीडियो आपको मिलती रहेंगी नए सिलेबस की। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम अंत करते हैं।